हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और टैक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल कर पाएंगे। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर पेंशन होल्डर हैं तो आप अपनी रिटर्न खुद भर सकते हैं। सबसे पहले आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक इनकम टैक्स की वेबसाइट खुली हुई है। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजिली उसको ओपन कर पाएं। सबसे पहले इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। रजिस्टर्ड योरसेल्फ, लॉग इन हियर एंड रीसेट। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड योरसेल्फ। इसमें आपको अपने पैन नंबर से आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा हुआ। आपका पैन नंबर, आपका नाम, फादर नेम एंड मोबाइल नंबर के थ्रू और एड्रेस के थ्रू आपका जो पैन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको भी आसानी से देख पाएं। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है रीसेट। अगर आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है जो लॉगिन करते समय चाहिए होता है तो इसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, इसको आप अपने आधार के थ्रू या लास्ट ईयर की जो रिटर्न भरी है उसके थ्रू अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं। मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ITR 1 शेयर कर रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द पर्सन, सैलरी पर्सन या फिर पेंशन पर्सन के लिए काम आती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है जिसके लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद हमें पासवर्ड यहाँ पे डालना है। देन ये जो कोड आ रहा है हमें यहाँ कोड डालना है। इसके बाद मैं कर देता हूँ लॉगिन। लॉगिन करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ई फाइलिंग। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। हमने इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है असेसमेंट ईयर। हम 2021 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमने 2021 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है ITR फॉर्म नंबर 1, तो मैं ITR फॉर्म 1 पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आ रहा है फाइलिंग टाइप, मेरे को ओरिजिनल रिटर्न फाइल करनी है। सबमिशन सबमिशन मोड, प्रीपेड एंड सबमिट ऑनलाइन। इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट। अगर आपने पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो मे बी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते ही आपसे एक प्रीफिल्ड कंसेंट मांगा जाता है। प्रीफिल्ड कंसेंट का मतलब ये है, अगर आपका डाटा पहले भरा हुआ आता है तो उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इसमें चेंजेस करने वाला है तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ITR रिटर्न फाइल करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये डाटा ऑलरेडी भरा हुआ था और मैं चेंज नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको आप चेक जरूर करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है आई एग्री और देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे ITR 1 आ गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 9020 भी कहते हैं। ITR 1 सैलरी पर्सन ही भर सकता है। सैलरी पर्सन में भी जिसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है कि वो रेजिडेंशियल होना चाहिए, NRI नहीं होना चाहिए, उसकी सैलरी की इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए या 50 लाख से कम होनी चाहिए। 50 लाख से ज्यादा की सैलरी वाले ITR 1 नहीं भर सकते। सेकंड, एक हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम वो ले सकता है और साथ में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 तक ही होनी चाहिए, तो वही ITR 1 भर सकता है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। मैं आपको उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी जो डिटेल्स है ऑलरेडी इसमें फीड होगी। फिर भी अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, चाहे आपका एड्रेस हो, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। देन मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और नीचे चलता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस जगह एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर या अदर्स। मैक्सिमम अदर ही सिलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अदर्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि आप रिटर्न जो है बिफोर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। इस साल के लिए जो ड्यू डेट है 30 नवंबर 2020 के लिए है, तो हम उससे पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैं 139 सेक्शन 1 में सिलेक्ट करता हूँ जो कि है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो इसी साल एप्लीकेबल हुए हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तो भी आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हैव यू डिपॉजिट अमाउंट एक्सीड इन 1 करोड़ इन करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए हैं तो उसकी डिटेल आपने देनी है। तो ये सैलरी पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सैलरी पर्सन करंट अकाउंट नहीं खुलवाता, वो सेविंग में अपनी सैलरी जमा कराता है, तो हमने यहाँ पे नो कर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सैलरी पर्सन के लिए नहीं है।
सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है एक्सीड ₹2 लाख फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अमाउंट एक्सपेंस किया है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है अमाउंट एक्सीड ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपका लास्ट ईयर 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और अगर आपका तीनों ही केस में नो होता है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट नो कर लेना है। और अगर आपका किसी भी एक पॉइंट में यस होता है तो आपने यस करके सब में नो या यस करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता तो मैंने यहाँ पे तीनों को नो कर दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसी पॉइंट का है, तो हम इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसी पॉइंट के अंदर पता लगेगा जो आपकी इनकम है, आपकी डिडक्शन है, आपकी एग्जेम्पशन है, वो सारी की सारी इसी पॉइंट में आएगी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इसी पॉइंट के अंदर पता लगेगा कि आपका टैक्स बनता है या आपका रिफंड बनता है। मेरे इस पॉइंट के अंदर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे प्रीफिल डाटा आ रहा हो, लेकिन इस प्रीफिल डाटा को आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रीफिल डाटा आ भी रहा होगा तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और वो जो क्रॉस चेक करना है वो आपको अपने फॉर्म 16 के अंदर से चेक करना है। इसके बाद आपने 26A से भी चेक करना है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है वो सही जमा हुआ है और आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया। इसका प्रोसीजर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म 16 की तरफ चलते हैं। फॉर्म 16 के अंदर ही पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। हमने जो रिटर्न फाइल करनी है वो पार्ट बी के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि पार्ट बी के अंदर ही सारी जो कंप्यूटेशन होती है वो शो होती है। जो भी कंप्यूटेशन हो, आपकी डिडक्शन हो, वो सारी पार्ट बी के अंदर शो होती है। तो हमने जो प्रेफर करना है वो पार्ट बी से ही अपनी रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपको अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आप अपना फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। फॉर्म 16 आने के बाद ही आप अपनी रिटर्न भरिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर ही आपकी ITR 1 जो सैलरी पर्सन की होती है वो उसी के बेस पर ही भरी जाती है। यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा जो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिला है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम असेसमेंट ईयर 2021 भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो एक साल आगे चलता है। तो हम जो अपनी रिटर्न भर रहे हैं 1920 की, जिसको हम असेसमेंट ईयर 2021 भी कहते हैं। फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट है वो सबके लिए सेम रहता है। जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वही सेम इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी शो हो रहा होगा। तो आइए अब हम एक एक पॉइंट करके आगे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है आपको फॉर्म 16 के अंदर, सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 17(1) 9,25,000 जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी है। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अगर आपका डाटा ऑलरेडी इसमें आ रहा है तो आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है, और अगर आपका डाटा नहीं आ रहा तो आपको फॉर्म 16 के थ्रू अपना डाटा इसमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9,25,000, मैंने यहाँ पे 9,25,000 डाल दिया है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है वैल्यू ऑफ पर्क्स एज पर सेक्शन 17(2). मेरे इस केस में जीरो आ रहा है। अगर आपके केस में कुछ आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो आप उसको डाल सकते हैं। मेरे केस में जीरो है तो मेरे को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन में मांग रहा है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). तो मेरे इस केस में भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर्म 16 में जीरो आ रहा है, तो मुझे इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो है सैलरी का 9,25,000 और यहाँ पे भी ग्रॉस सैलरी 9,25,000 आ रही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस की लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन इन सब सेक्शंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है HRA सेक्शन 10(13)A, जो कि मोस्ट ऑफ द 16A के अंदर यूज होता है। तो मैं यहाँ पर अभी 16 हाउस रेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं फॉर्म 16 में देखता हूँ कि फॉर्म 16 में HRA कहाँ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर HRA यहाँ पर आ रहा है हमारा सेक्शन 13A के अंदर 42,500। यहाँ पे मैं 42,500 वैल्यू डाल देता हूँ। इसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर कोई आपको और भी अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रैवल कंसेशन का पॉइंट है, इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन ऐड को सिलेक्ट करना है
और इसके बाद यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन का पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं जो भी आपका फॉर्म 16 में प्रोवाइड किया गया है। तो मेरे इस केस में नहीं है तो मैं इसको इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके फॉर्म 16 में शो हो रहा होगा तो आप इसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब मेरा HRA डालने के बाद जो मेरी नेट सैलरी कैलकुलेट हो रही है 8,82,500 आ रही है। अब हम फॉर्म 16 में चेक करते हैं। ये देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव थ्रू करंट एम्प्लॉयर 8,82,500। तो अब हम इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। फॉर्म 16 के अंदर वही डिडक्शन शो होती हैं जो आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर की हो। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने कराई हो और अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर नहीं की होगी तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करने के कारण आपका जो टैक्स है वो ज्यादा कट गया होगा। लेकिन अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिस भी फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करा ली है या कोई ऐसी डिडक्शन जो आपके पास जिसका प्रूफ हो उसको आप क्लेम कर सकते हैं चाहे आपके फॉर्म 16 में शो हो रहा हो या ना हो। लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, तभी आप उसको अपनी ITR के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की हो 31 मार्च 2020 को, लेकिन आपसे जो डिक्लेरेशन है वो आपसे पहले ही ले ली जाती है क्योंकि एम्प्लॉयर को आपका टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो इस केस में आप PPF का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप क्लेम कर सकते हैं ताकि आपका जो भी टैक्स कटा हुआ होगा वो रिफंड हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो डिडक्शन के अंदर यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं A, B, C। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स के थ्रू 50,000 की दी गई है जो कि लास्ट ईयर 40,000 थी जो इस साल बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आ रहा है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के थ्रू प्रीफिल आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आता है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी हाइड हो रखा है क्योंकि मैंने प्राइवेट यानी कि अदर सेक्टर में कर रखा है। अगर मैं इसको गवर्नमेंट सब कैटेगरी सिलेक्ट करता तो ये भरा जा सकता था। तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। अगर आपके केस में अमाउंट आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है एम्प्लॉय अंडर सेक्शन सब 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपके केस में आ रहा है यहाँ पर अमाउंट तो आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 8,32,500 हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी 8,32,500 आ चुकी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम लेट आउट। अगर आपने अपने घर पर होम लोन लिया हुआ है तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो अलग अलग बाइफरकेट हो उसी ईयर के लिए जिस ईयर के लिए आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आपको अपने बैंक से जिससे भी आपने होम लोन लिया है उसको आपको कॉल करके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बोलना होगा। होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको, जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का पॉइंट वेरिफिकेशन अलग अलग हो। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को भी ये दे रखा होगा तो फॉर्म 16 के अंदर भी ये ऑलरेडी शो हो रखा होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक से इसको ले सकते हैं और उसके बाद भी क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर 2,25,324 होम लोन का इंटरेस्ट पॉइंट आ रहा है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम अलाउंस है वो 2 लाख तक ही है। तो मैं यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 2,25,324 अगर मैं यहाँ पे 2,25,324 भी डालता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पे इसमें शो कर दिया है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक 2 लाख तक ही शो होगा। तो मैंने ये डाल दिया है अपना होम लोन का जो मेरा इंटरेस्ट का पार्ट था। इसमें एक बात देखने वाली है, अगर आप ये वाला पॉइंट क्लेम कर रहे हैं तो आप हाउस रेंट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैंने
2 महीने का रेंट पेड किया है और उसके बाद मैंने होम लोन ले लिया है, इसलिए मेरे दोनों पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड या कोई अदर आपका कोई इनकम हो। ये मे बी आपका ऑलरेडी प्रीफिल भी हो सकता है। अगर आपने कोई एफडी करा रखी हो ऑलरेडी, यहाँ पे डाटा प्रीफिल भी हो सकता है। मेरे केस में यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे 850 डाल देता हूँ। अगर आपका एफडी वगैरह से भी इंटरेस्ट आता हो तो आप इसको यहाँ से ऐड करके इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट करके आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं। तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना जो डाटा है फॉर्म 16 से पहले टैली करूँगा, उसके बाद ही मैं ये वाले पॉइंट को डालूंगा। अगर मैं इस पॉइंट को अभी डाल देता हूँ तो ये मेरा जो फॉर्म 16 का जो पार्ट है वो टैली नहीं होगा। तो पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि जनरली हम जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो फॉर्म 16 में नहीं आता और ना ही हम अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। तो इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ ताकि मेरा फॉर्म 16 टैली हो जाए। तो मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 632 500, यहाँ पे भी आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम 632 500। अब यहाँ हम नीचे डिडक्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारी यहाँ पे डिडक्शंस आ जाती हैं जो कि चैप्टर 6A के अंदर कवर्ड होती हैं। यहाँ पर हमारी 80C की जो डिडक्शंस है, लाइक इंश्योरेंस हो गई, हमारी स्कूल फीस हो गई, पीपीएफ हो गया या पीएफ हो गया, ये हमारा सारा 80C के अंदर कवर्ड होता है। 80C के अंदर अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को अपनी सारी डिडक्शंस दे रखी हैं तो वो अमाउंट आ जाएगा, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं भी दे रखी तो भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1,20,000 से ज़्यादा भी आपने सेविंग कर रखी है तो भी आप उसका क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरी जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 है 80C के अंदर, तो मैं यहाँ पे 1,20,000 डाल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है 80CCC पेमेंट और रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। तो ये लिमिटेड केस के लिए होता है, इसको हम यहाँ से भी स्किप कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है 80CC D1 एंड B2। ये हमारी एनपीएस के अंदर आता है। मेरे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है और इसको कर दिया है नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है 80D डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम मेडिक्लेम भी कहते हैं। इसको हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल्ड 80D। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल 80D के अंदर जाना है। अगर आपने अपने स्पाउस का और आपने अपने चिल्ड्रंस का मेडिक्लेम करवा रखा है और जिसमें सीनियर सिटीजन नहीं आते, तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मेडिक्लेम का प्रीमियम डालना है। तो मेडिक्लेम हमने जो करवाया था वो हमने करवाया था 9440 का, तो मैं यहाँ पे 9440 डाल देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे अगेन यस करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे उनका प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी डाल सकते हैं, तो हमें उसका भी क्लेम मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 25,000 का हमने प्रीमियम किया है पेड, तो यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ के 34,000 हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में मैंने नहीं कराया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर 0 ही रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद ये जो मेरा डाटा है ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है 80D के अंदर। ये देखिए 9440 मेरा ये डाटा प्रीफिल ऑटोमेटिक हो चुका है। 80D के बाद कुछ और भी डिडक्शंस होती हैं, जैसे 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन का कोई लोन ले रखा है तो उसका भी हम क्लेम कर सकते हैं। 80EE एंड 80EEA ये हमारे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो हमने लोन ले रखा है उसके लिए एप्लीकेबल होती हैं। 80EE के अंदर 50,000 एंड 80EEA के अंदर 1,50,000 का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कंडीशंस होती हैं। इसके लिए हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये 80C से लेके 80U तक बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड। हमें नाम से ही पता लग रहा है डोनेशन के लिए ये ऑप्शन आया है। जब आप डोनेशन देते हैं तो किसी किसी केस में आपको 50% की एग्जम्पशन मिलती है और किसी केस में 100% की एग्जम्पशन मिलती है। जब आप किसी ट्रस्ट को पेमेंट करते हैं तो वहां से आपको रसीद मिलती है जितना भी आपने डोनेट किया है।
उस रसीद या सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसकी जो एग्जेम्पशन है वो 50% है या 100% है, और उसके साथ साथ उसमें पैन नंबर भी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके वो पैन नंबर के साथ अमाउंट आप डाल सकते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका भर जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है 80GG रेंट पेड। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआर प्रोवाइड नहीं करता तो यहाँ पे भी आपको क्लेम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस होती है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया, हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे जो सारी की सारी डिडक्शंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 80GG सर्टेन डोनेशन फॉर स्पेसिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। कुछ स्पेसिफिक रिसर्च के लिए ये डोनेशन होती है। इसके बाद हमारी जो टोटल डिडक्शन आ गई है, मैं देख लेता हूँ, 1,29,440 रुपीज। यहाँ पे भी हमारी 1,29,440 रुपीज। हमारी जो टोटल इनकम है 5,03,060 रुपीज। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई है 5,03,060 रुपीज। अब मेरा इसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन अभी एक पॉइंट छूट गया है हमारा, जो मैंने आपको बताया था सेविंग बैंक इंटरेस्ट का। सेविंग बैंक इंटरेस्ट का मैंने बताया था कि जो मेरा इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का वो 850 रुपीज है। यहाँ पर आपने 850 रुपीज डालना है, और इसके बाद यहाँ पर आपने जो 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपने 850 डाल देना है, ताकि ऊपर ऐड हो जाए आपका इंटरेस्ट और नीचे डिडक्शन के अंदर क्लेम हो जाए, ताकि आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब हमारी जो टोटल इनकम आ रही है वो 5,03,060 रुपीज है। यहाँ पे मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, टोटल टैक्सेबल इनकम 5,03,060 रुपीज है। अब हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है विद इंटरेस्ट 13,630 रुपीज, और मेरे जो एम्प्लॉयर है उसने भी टैक्स इतना ही काटा है 13,636 रुपीज। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हम यहाँ से भी आगे कर सकते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे टैक्स डिटेल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। ये जो आपके एम्प्लॉयर ने आपका जो टैक्स काटा था वो यहाँ पर शो हो रहा है 13,636 रुपीज। अब यहाँ पर हमें इनकम भी चेक करनी है, क्योंकि ये जो इनकम और जो टैक्स उठ रहा है ये हमारे 26AS से हमारा ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस चेक करने वाली बात ये है कि जो आपका फॉर्म 16 के अंदर जो डाटा है और जो आपका फॉर्म 26AS के अंदर जो डाटा आ रहा है वो दोनों सेम है या नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, जो हमारी इनकम है 5,03,060 रुपीज, यहाँ पे आपकी इनकम चार्जेबल आ रही है 5,03,060 रुपीज। तो हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो इनकम आ रही है टोटल टैक्सेबल इनकम 5,03,060 रुपीज, और यहाँ पे जो हमारा टैक्स आ रहा है नेट नेट टैक्स पेबल 13,636 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स आ रहा है 13,636। ये हमारा जो डाटा है फॉर्म 26AS से उठ के आ रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज फ्रॉम अदर इनकम। अगर यहाँ पे कोई आपकी एफडी होती जिसका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता तो भी आपका यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ होता, तो आपको यहाँ पे अदर इनकम भी शो करनी पड़ती। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में आ रहा है जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा डिटेल भरी गई है, वो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 13,636 रुपीज, और आपकी आपकी इनकम के हिसाब से जो टैक्स बना है वो बना है 13,636 रुपीज। अब यहाँ पे अमाउंट पेबल भी जीरो आ रहा है और रिफंड भी जीरो आ रहा है। तो आपकी जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर इन केस आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रह गई है, मैं दोबारा से बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रह गई है तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को तब नहीं दी थी और आपके पास उसका रिकॉर्ड है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यस करता हूँ कि मेरे घर में सीनियर सिटीजन है और मैंने उनका इंश्योरेंस पेड किया है 25,000। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसको, यहाँ पे जो मेरी डिडक्शन है वो 34,440 हो जाएगी। और अब मैं इसको चेक करता हूँ टैक्स पेड के अंदर, तो मेरा जो रिफंड है वो पूरा का पूरा रिफंड बन गया है, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने एम्प्लॉयर को अपनी डिटेल नहीं दी थी, जो मैंने अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम करवाया था, लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ है जिसका मैं अमाउंट क्लेम कर रहा हूँ। तो मेरा जो टैक्स था 13,636 रुपीज का,
वो पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने कौन से बैंक के अंदर आपने अपना रिफंड मंगवाना है। आप जिस बैंक पे भी क्लिक करेंगे उसी बैंक के अंदर आपका रिफंड आएगा, और अगर आपने कोई और भी बैंक अपडेट करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपने बैंक की डिटेल डालकर उसको भी क्लिक कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैंने ये आपको समझाने के लिए मेडिक्लेम डाला था। 25,000 का जो मेडिक्लेम है वो हटा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको नो कर देता हूँ। अगेन मेरा जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो चुका है। मेरा ना अमाउंट टैक्स बनता है, पेबल वाला बनता है और ना रिफंड वाला बनता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दी गई है इस जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका पैन नंबर शो हो रहा होगा। इसके बाद आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे आपको स्टेट डालनी होगी, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। करंट सिचुएशन को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी थी इस साल के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसको हम असेसमेंट ईयर 2021 भी कहते हैं। रिलैक्सेशन ये दी थी कि 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोविड-19 से रिलेटेड पीएम केयर फंड के अंदर कोई डोनेशन दी है तो उसको आप यहाँ पर पहले यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ शेड्यूल डीआई के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको डिटेल भी देनी होगी कि आपने किस सेक्शन में क्लेम करना है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको अभी नो करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको नो कर दिया। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाएंगे। टैक्स पेड वेरिफिकेशन के बाद हमने यहाँ पे देख लिया दोबारा से कि यहाँ पे हमारा अमाउंट पेबल भी जीरो है, रिफंड भी जीरो है मेरे केस में। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही हमारे सामने जो हमने फॉर्म भरा था वो पूरा का पूरा खुल जाएगा। आपने उसको दोबारा से क्रॉस चेक करना है कि आपका जो डिटेल्स है वो फुल है, भरी हुई है या नहीं है, या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपसे ई वेरिफिकेशन मांगेगा। ई वेरिफिकेशन करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और आपने ओटीपी डाल के उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टैक्स रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।